हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम कुछ मेंस लेवल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। इन द क्वेश्चन बिलो 3 sentences आर गिवन, ईच डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच मे और मे नॉट कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स। तो क्वेश्चन है, उसमें 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और सेंटेंसेस पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन पार्ट्स में एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द वन दैट प्रोवाइड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस दैट आर इनकरेक्ट। अब ऑप्शंस, जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं इस तरह से 1C 2D 3C, तो हमें उस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है जो ये बताए कि कौन से पार्ट में एरर है। जैसे अगर 1 के ए में एरर होगा तो हम ये 1A वाला चूज़ करेंगे, बट हमें ध्यान देना है कि हम तीनों में देख लें, तीनों के जिन जिन पार्ट्स, जैसे 1 का ए वाला हम कर रहे हैं तो 1 का ए में एरर हो तो 2 का डी में भी एरर हो। ठीक है, तो हमें करेक्ट और जो पार्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन का आंसर हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे एरर है। चाइना एंड इंडिया is unambiguous success stories of economic reforms and globalization। क्या कह रहा है कि चाइना और इंडिया unambiguous सक्सेस स्टोरीज है, मतलब चाइना और इंडिया ऐसे सक्सेस स्टोरीज है, उनकी सक्सेस की स्टोरी ऐसी है जिसपे जो unambiguous है, मतलब कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उस चीज़ पे डिसएग्री नहीं कर सकता, सब कोई अग्री कर सकते हैं। unambiguous का मतलब होता है जहाँ पे सब कोई अग्री करे या एक ही ओपिनियन सबका हो। स्टोरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्टोरीज किस चीज़ की? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की है, एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कहने का मतलब है कि चाइना और इंडिया की जो सक्सेस स्टोरीज है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन को लेके, वो अनएम्बिगुअस है, मतलब सब कोई उस पर अग्री करते हैं कि काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। अब एरर कहाँ पे? तो हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया। चाइना इंडिया 2 सब्जेक्ट है, तो जब भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तो हम एज नहीं आर यूज़ करते हैं। एज हो जाता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट हुआ, तो एज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर। अब हमें कैसे करना है, ये तो मैंने सेंटेंस पढ़ा, पर आप जब एग्जाम में कर रहे होगे तो आप चाइना एंड इंडिया इज, आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि चाइना एंड इंडिया इज यहाँ पे पता है कि चाइना और इंडिया के बाद आर ही आएगा, तो पूरा सेंटेंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने यहीं पे स्टार्टिंग में ही एरर ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे, हमारा किस में 1 का ए में एरर है, तो हम 1 के ए में आएंगे और देखेंगे कि 1 का ए किस में है, तो 1 का ए इसमें है, 1 का ए इसमें है, बाकी नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। हमें इन दोनों ऑप्शंस पे ध्यान देना है, सी और डी पे। तो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा और पहले सेंटेंस के पहले पार्ट में से ही जो एरर निकाला उससे हमने ये ए, बी और ई ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। अब देखते हैं 2D 2B। हम 2 को देख लेते हैं। 2 में क्या दिया? द डिस्कशन दैट स्टिल animate passionate disagreements is about the politics of economic growth in China and India। The discussion that still animate लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरर क्या है। डिस्कशन जो है ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक ही डिस्कशन की बात हो रही है, तो दैट स्टिल एनिमेट लिखा है। एनिमेट क्या है? ये प्लूरल वर्ब है, बट हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, तो यहाँ पे एनिमेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एनिमेट्स। एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ठीक है। जब भी दैट लगा हो आपका, या फिर दैट हो, विच हो, हु हो, तो इनके पहले जो नाउन होता है, वर्ब जो आती है वो इनके अकॉर्डिंग ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे डैट से पहले क्या है? डिस्कशन है, तो डिस्कशन सिंगुलर है, तो डैट के बाद जो वर्ब आएगी वो डिस्कशन के अकॉर्डिंग ही आएगी, यानी कि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी एनिमेट्स आएगा जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो 2 में क्या था? बी में एरर था, तो हमें पता है 1 में ए में है, 2 में बी में है। अब इससे हमारा आंसर मिल जाएगा, 1 के ए में है, 2 के बी में है, तो हमारा आंसर हो गया डी। डी में हमें ऑटोमेटिक देख के पता चल जाएगा कि 3 के ए में आंसर है। 3 का ए भी पढ़ लेते हैं। सेप्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी विल साइटेड। विल जो है मॉडल वर्ब है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये गलत है, साइट होगा।
तो हमें मिल गया 1 का ए, 2 का बी और 3 का ए। तो इस तरह से आपको मेंस वाला जो ये क्वेश्चन है ऐसे करना है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे हमें पहला 1 का ए का स्टार्ट में ही मिल गया था तो हमने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया। 2 में अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था एरर, तो आप 2 को एक बार पढ़ना, अगर एरर मिल गया तो अच्छी है बात है, अगर एरर नहीं मिलता है तो आप 3 में मूव कर जाना। 3 में जैसे आपको पता होगा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो विल के बाद हमेशा साइट आता, तो उसके बेसिस पे भी हम 1 का ए और 3 का ए करके आंसर मार्क कर सकते थे। तो बस ऑप्शंस से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और मतलब वैसा ही है, प्री जैसा ही क्वेश्चन है, बस क्या है कि एक सेंटेंस की जगह 3 सेंटेंस दे रखा है आपको, बट यहाँ पे क्या है कि ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उससे आप एलिमिनेट करके सही आंसर अपना मार्क कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, सिमिलर पैटर्न है, देखते हैं। ओवर द लास्ट डेकेड वी बिल्ट अ वेरी एफिशिएंट मीन्स टू ट्रांसपोर्टेड इंफॉर्मेशन। ओवर द लास्ट डेकेड मतलब कि पिछले डेकेड 10 सालों में हमने एक बहुत ही एफिशिएंट मीन बनाया है, बहुत ही एफिशिएंट वे तरीका बनाया है इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने का। अब यहाँ पे एरर किस पार्ट में, तो एरर है हमारा इस वाले पार्ट में। 2 के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन हो। यहाँ पे 2 के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसलिए गलत हो गया। तो क्या आना चाहिए था, टू ट्रांसपोर्टेड नहीं, टू ट्रांसपोर्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू ट्रांसपोर्टेड नहीं होगा, यानी कि 1 का डी में है एरर, तो 1 का डी होना चाहिए। 1 का डी एक ही जगह है, यहाँ पे 1 का बी है, 1 का सी है, 1 का ए है, 2 का बी है। तो 1 का डी मतलब एक ही ऑप्शन में है, तो आपको बस एक यहाँ पे क्या था, हमें तो एक से ही मिल गया, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 1 का डी और 3 का ए। इसमें 2 का कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि 2 नो एरर क्वेश्चन है, 2 में कोई एरर नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर कोई नो एरर होगा तो हमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ होगा। तो 1 में डी में था, 3 का क्या था, सिलेक्ट अ ग्लोबल टीम्स, 3 का बता रहा है ए में है, तो सिलेक्ट अ ग्लोबल टीम्स ऑफ 26,000 इंजीनियर्स एंड डायरेक्टेड मोटोरोला लैब्स विथ एन एनुअल R&D बजट ऑफ $3.7 बिलियन। क्या कहना चाह रहा है कि वो जो पर्सन है शी, उसने लीड किया मतलब सुपरवाइज किया एक ग्लोबल टीम को जिसमें 26,000 इंजीनियर्स थे, और साथ ही साथ मोटोरोला लैब्स को भी डायरेक्ट किया, उसने सुपरवाइज किया, जिसका बजट कितना था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का $3.7 बिलियन। तो यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है, ए लगा है, ए जिसमें लगा होता है आर्टिकल है मतलब एक होता है, तो ए अगर लगा है तो ए ग्लोबल टीम्स नहीं होगा, ए ग्लोबल टीम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर था, टीम्स नहीं होगा, टीम होगा, क्योंकि एक टीम की बात हो रही है और आर्टिकल ए यहाँ पे लगा है। 2 देखते हैं, हालांकि 2 में कोई एरर नहीं है। We removed all the bumps in each lane to speed up data flow and then added multiple lanes to move ever larger volumes of traffic. क्या कह रहे हैं कि we removed all the bumps in each lane to speed up data flow, मतलब कि डेटा का फ्लो को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जितने भी बम्प्स थे उन्होंने हटा दिए। बम्प्स का मतलब क्या है, कोई जो भी ऑब्स्टिकल था और चैलेंजेस था वो सब हट गए, जिससे डेटा फ्लो का स्पीड बढ़ गया। एंड देन एडेड मल्टीपल लेन्स टू मूव इवन लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ ट्रैफिक। और अभी क्या था, एक वे ही था जिससे डेटा जा रहा था, तो फिर उन्होंने मल्टीपल लेन्स लगा दिए, मतलब मल्टीपल वेज बना दिए, जिससे डेटा अलग अलग वे में कर सकता है, जा सकता है, जिससे ज़्यादा अमाउंट में डेटा पास होगा। कोई नो एरर था इसमें, तो हमारा आंसर क्या था इसमें, 1 का डी एंड 3 का ए। तो यहाँ भी आपको ऑप्शंस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और एक आपको मिलता है, जैसे ही किसी में एक एरर मिलता है, 1 में मिल जाए, 2 में मिल जाए, 3 में मिल जाए, वैसे ही आप ऑप्शंस पे जाके एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है, देखते हैं क्या कह रहा है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 sentences आर गिवन विच मे और मे नॉट कंटेन एन एरर। तो क्वेश्चन में 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें एरर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिसाइड विच ऑफ द सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल और मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। हमें ये सेंटेंस ढूंढना है, वो सा सेंटेंस जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो और मीनिंगफुल हो। इफ नन ऑफ द सेंटेंसेस कंटेन एन एरर, अगर किसी भी सेंटेंस में एरर नहीं होता है तो मार्क ऑल आर करेक्ट एज ओ आंसर। अगर जैसे 4 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं हमें,
तो जो भी जिस भी सेंटेंस में एरर नहीं है हमें वो ढूंढना है। अगर चारों के चारों सेंटेंसेस में ही एरर नहीं है, एरर फ्री है, तो ऑल आर करेक्ट हमें ढूंढना है, यानी कि हमें करेक्ट वाला सेंटेंस ढूंढना है। 3 में एरर होगा, 1 में नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि चारों में ही ना हो, तो ऑल आर करेक्ट हम मार्क कर देंगे। देखते हैं, पहला पढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट नॉट टू फीलिंग फिलोसॉफिकल when you sit across the table with अरविंद जाधव at his office in न्यू दिल्ली। क्या क्या कह रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप फिलोसॉफिकल फील ना करो जब आप टेबल के उस तरफ बैठे हो और आपके सामने कौन बैठे हुए हैं, अरविंद जाधव, अपने ऑफिस में न्यू दिल्ली में। इसमें एरर है यहाँ पे, सेम एरर है यहाँ पे भी जो हमने पहले डिस्कस किया था। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन हो, तो ये वाला गलत हो गया, हमें करेक्ट वाला ढूंढना है, यानी ऑल आर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें एरर मिल चुका है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन September 25, द 300 odd executive pilots before the airline's roster started reporting sick and rapidly brought the airline to its knees। क्या कह रहा है कि कुछ दिन September 25 के कुछ दिनों बाद द 300 odd एग्जीक्यूटिव पायलट्स, जो 300 पायलट्स थे, एग्जीक्यूटिव पायलट्स थे एयरलाइंस रोस्टर में, वो क्या करने, वो बीमार पड़ गए। उन्होंने रिपोर्ट किया अपने सुपरवाइजर को कि हम बीमार हो गए, सिक हो गए हैं। एंड रैपिडली ब्रॉट द एयरलाइन टू इट्स नीज। और जब इतने सारे पायलट्स एक साथ सिक हो गए, बीमार हो गए, तो एयरलाइंस अपने नीज पे आ गया, अपने घुटनों पे आ गया, मतलब कि बहुत लो लेवल पे आ गया। क्योंकि अगर एयरलाइंस पे पायलट्स नहीं करेंगे तो अच्छे से, एयरलाइंस के बहुत सारे पायलट्स अगर बीमार होंगे तो अच्छे से एयरलाइन वर्क नहीं कर पाएगा, वो अपने फ्लाइट्स नहीं कर पाएगा मैनेज। यहाँ पे एरर देखो क्या है, यहाँ पे कंटेक्चुअल वाला एरर है, मीनिंग वाला एरर है। देखो एक चीज़ होती है रोस्टर, यहाँ पे लिखा है एयरलाइंस रोस्टर। रोस्टर क्या होता है, लिस्ट होता है जिस पे नेम्स लिखे होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एयरलाइंस के पास एक लिस्ट होगी जिसके उस लिस्ट में सारे पायलट्स के नाम होंगे। तो उस लिस्ट में से जो 300 पायलट्स थे वो बीमार हो गए थे। तो जैसे लिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं, हम कहते हैं ना माय नेम इज ऑन द लिस्ट, तो ऑन द लिस्ट होता है, ऑन लगता है लिस्ट के साथ। तो रोस्टर चूंकि लिस्ट है तो उसके साथ हम बिफोर नहीं लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे। 300 एग्जीक्यूटिव पायलट्स ऑन द एयरलाइंस रोस्टर, यानी कि जो लिस्ट में जिनका नाम था उनमें से 300 पायलट्स बीमार पड़ गए। तो बी वाले में भी एरर है। सी में क्या है, फॉर 4 days at the airline's headquarters in the capital city, the war of words because the management led by Jadhav and the pilots unions escalated। For 4 days यानी 4 दिनों तक at the airline's headquarters in the capital city, capital city में जो एयरलाइंस का हेडक्वार्टर्स था वहाँ पे द वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड की शब्दों की लड़ाई, मतलब कि आर्ग्यूमेंट चल रहा था। किनके बीच चल रहा था, अब आर्ग्यूमेंट है तो 2 लोगों के बीच चल रहा होगा। तो एक तरफ थे मैनेजमेंट जिसके लीडर थे जादव, और दूसरे साइड में थे पायलट्स यूनियंस, ठीक है। और ये जो आर्ग्यूमेंट था ये एस्केलेट हो गया, बढ़ता जा रहा था, बढ़ गया था। तो क्या कहना चाह रहा है कि 4 दिनों तक जहाँ एयरलाइन के हेडक्वार्टर में जो कि कैपिटल सिटी में था, आर्ग्यूमेंट जो कि मैनेजमेंट जिसके लीडर जाधव थे और पायलट यूनियन के बीच जो आर्ग्यूमेंट था वो बढ़ गया था। अब इसमें देखो 2 एरर है इस वाले सेंटेंस में। एक एरर तो आपको दिख गया होगा, आप उस एरर के बेसिस पे ही इस सेंटेंस को एलिमिनेट कर सकते थे। एयरलाइन चूंकि नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एक एरर हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखते, एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एयरलाइंस, ऐसे लिखते। ये एक एरर है। दूसरा एरर है कि देखो वॉर ऑफ वर्ड्स है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 पार्टीज के बीच होगा, 2 लोगों के बीच होगा। तो हम बिकॉज नहीं लगाएंगे, बिकॉज हम देते हैं रीजन के लिए, हम लगाएंगे बिटवीन, क्योंकि 2 पार्टीज थी तो 2 के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग यूज करते हैं। तो 2 की बात हो रही है तो बिटवीन, तो ये भी हमारा गलत है। तो अब तो यही बचा, यही वाला नो एरर होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 18 years ago he used to work out of the same second floor wood paneled office at airline house। 18 साल पहले वो उसी ऑफिस में काम करते थे जो कि सेकंड फ्लोर में था और वुड का बना हुआ था, ठीक है। वर्क आउट ऑफ का मतलब होता है कि उस जगह पे वो काम करते थे, ठीक है, उनकी ऑफिस उस जगह पे थी।
तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है हमारा? डी। ठीक है, और सिमिलर पैटर्न का है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होता है एक बार हम डायरेक्शन भी देख लेंगे। कभी हमसे करेक्ट वाला पूछ लेता है चार में से, कभी इनकरेक्ट वाला पूछता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन सेम है या नहीं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 sentences आर गिवन विच मे और मे नॉट कंटेन एन एरर। ठीक है, डिसाइड विच द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल और मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। हाँ, यहाँ पे भी हमें करेक्ट वाला ही ढूंढ के बताना है। तो देखते हैं, पहला वाला पढ़ते हैं। सॉरी, आंसर यही है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे ये कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेते हैं। Some annoyances have been eliminated and new integrated functions like AeroSnap and AeroShake allow for entirely new ways of window management। कुछ जो annoyances हैं यानी कि कुछ जो difficulties हैं उनको eliminate कर दिया गया है और कुछ नए integrated functions को जैसे AeroSnap है और AeroShake है उनको लाया गया है, जो कि नए ways में window management प्रोवाइड करते हैं, अलाउ करते हैं। तो इस वाले में कोई भी आपका एरर नहीं था, ये करेक्ट था। यहाँ पे देख लेते हैं, जंप लिस्ट्स आर प्रोग्राम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज दैट डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ फाइल्स फ्रीक्वेंटली ओपन विद दैट एप्लीकेशन। जंप लिस्ट क्या होते हैं? प्रोग्राम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होते हैं जो क्या डिस्प्ले करते हैं? फाइल्स का लिस्ट डिस्प्ले करते हैं। कैसे फाइल्स का? जो कि एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंटली यानी काफ़ी बार ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो एरर क्या है, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट का एरर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डैट डिस्प्लेज है। डैट हमने क्या पढ़ा था कि डैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, इसके पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही इनके बाद की वर्ब आएगी। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो डैट है यहाँ पे, इसके पहले का नाउन क्या है? तो इसके पहले का नाउन है मेन्यूज। मेन्यूज है, ऐसे लगा यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन है। वर्ब क्या दे रखा है? डिस्प्लेस, यानी कि सिंगुलर वर्ब दे रखा है, तो ये गलती था, डिस्प्लेस नहीं होता, डिस्प्ले होता, प्लूरल वर्ब होती। ठीक है, यहाँ पे ये एरर था। यू कैन ऑल्सो पिन योर फेवरेट फाइल्स ऑन टू प्रोग्राम आइकन्स सच एज सॉन्ग्स ऑन योर मीडिया प्लेयर और बुकमार्क्स ऑन द वेब ब्राउजर। क्या कह रहा है कि यू कैन ऑल्सो पिन योर फेवरेट फाइल्स, आप अपने जो फेवरेट फाइल्स है उसको पिन भी कर सकते हो। मतलब कि पिन करने का मतलब जब आपने पिन कर दिया तो वो ऊपर दिखेगा आपको हाईलाइट होके। कहाँ पे पिन कर सकते हो? प्रोग्राम आइकन्स पे। जैसे कोई सॉन्ग है आपके मीडिया में या कोई बुकमार्क है वेब ब्राउजर में तो आप उसको पिन कर सकते हो। एरर है यहाँ पे इधर कैन, चूँकि मोडाल वर्ब है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पिंड नहीं आएगा, पिन आएगा, क्योंकि पिन हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो यू कैन ऑल्सो पिन, तो ये वाला भी गलत था। इंटीग्रेटेड सर्च नाउ वर्क विथ स्पेसिफिक साइट्स ऑन द इंटरनेट और कॉर्पोरेट सर्वर्स राइट फ्रॉम द डेस्कटॉप। इंटीग्रेटेड सर्च जो है वो अब स्पेसिफिक साइट्स पे वर्क करते हैं जो इंटरनेट पे है या फिर जो कॉर्पोरेट सर्वर्स पे है, और वो डेस्कटॉप से वर्क कर सकते हैं राइट फ्रॉम द डेस्कटॉप। एरर कहाँ पे? इंटीग्रेटेड सर्च, सर्च एक नाउन है, इंटीग्रेटेड क्या है? एडजेक्टिव है, सर्च है आपका सिंगुलर नाउन, तो वर्क प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। सिंगुलर नाउन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही चाहिए जो अग्री करे, तो वर्क्स होगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जैसा हमने देखा कि एरर जो है वो आपके सिंपल वाले कॉन्सेप्ट वाले ही एरर है। जो भी थोड़ा बहुत हमें बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है वो पैटर्न की वजह से दिख रहा है। जैसे पहले वाले में था कि 3 क्वेश्चन थे, उनमें पार्ट्स में एरर्स बताना था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको वैसे ब्रैकेट पार्ट्स अलग अलग नहीं किए गए हैं, आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना है और जो करेक्ट सेंटेंस है वही निकालना है आपको। लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, तो जो एरर आप प्री में जो एरर देख रहे हो वही एरर यहाँ पे भी आपको दिखेगा। बस यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम एक की जगह 2, 3, 4 सेंटेंसेस में एरर देखने पड़ते हैं। बट अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप आराम से सही आंसर मार्क कर सकते हो। ऑल करेक्ट भी गलत है। ठीक है, ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, एक बार देख लेते हैं। डिसाइड विच द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे भी हमें करेक्ट वाला ढूंढना है, तो देखते हैं क्या है।
Visitors are more likely to notice the nearby Reliance Center that now belong to Anil Ambani's ADAG group or the headquarters of engineering giant Larsen and Toubro. क्या कह रहे हैं कि विजिटर्स हैं अब वो बहुत आराम से नोटिस यानी देख पाएंगे क्या जो नियर बाई रिलायंस सेंटर है जो अब अनिल अंबानी के एडीएजी ग्रुप को बिलोंग करता है, या फिर जो इंजीनियरिंग जाइंट जो इंजीनियरिंग कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो उसका जो हेडक्वार्टर्स है उनको वो आराम से विजिटर्स देख पाएंगे। एरर कहाँ पे? विजिटर्स आर मोर लाइकली टू नोटिस द नियर बाई रिलायंस सेंटर दैट नाउ बिलोंग। ठीक है, डैट यहाँ पे लगा है, हमें पता है डैट किसको बता रहा है, नाउन, रिलायंस सेंटर को। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्योंकि सेंटर लिखा है, सेंटर्स नहीं लिखा है, तो सिंगुलर नाउन है। तुम्हें पता है डैट हो, विच हो, हु हो, इससे पहले जो नाउन होता है जस्ट पहले, तो इसके बाद जो वर्ब होगी उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब क्या है आपका? है बिलोंग। ठीक है, बिलोंग क्या है? ये प्लूरल वर्ब है, इसीलिए गलत हो गया क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो बिलोंग्स। रिलायंस सेंटर दैट नाउ बिलोंग्स। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। आपका डैट हो गया, आपका विच हो गया, हु हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। ध्यान देना हमेशा कि जब भी डैट हो या विच हो या हु हो, इसके ठीक पहले जो नाउन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, और इसके ठीक बाद जो वर्ब है, ये नाउन वर्ब आपस में अग्री करेंगे। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑल आर करेक्ट भी गलत हो गया। देखते हैं, ड्राइव डाउन द वाइड रोड्स ऑफ बलाड स्टेट, इट इज़ ईजी टू मिस द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ बिनानी सीमेंट अलॉन्ग वन ऑफ द इनर लेन्स। क्या कह रहा है कि ड्राइव डाउन द वाइड रोड्स ऑफ बलाड स्टेट, इट इज़ ईजी टू मिस द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ बिनानी सीमेंट अलॉन्ग वन ऑफ द इनर लेन्स। सेंटेंस थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो कि बलाड स्टेट के जो रोड है, वाइड रोड्स, उस पर अगर ड्राइव कर रहा होगा, तो बहुत ईजिली वो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है बिनानी सीमेंट का, वहीं पे उसको आराम से वो मिस कर सकता है। मतलब हो सकता है कि वो ना देख पाए, मतलब वो जब जा रहा होगा रोड पे, तो अब ऐसे या तो वो ऑफिस होगा थोड़ा छोटा होगा, या अच्छे से उसका नेम नहीं दिख रहा होगा, या किसी और चीज़ से छुप गया होगा, तो बहुत ईजिली वो मिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, वो पर्सन ड्राइव करता रहेगा, तो एक्शन जो है ड्राइविंग का वो होता रहेगा, उसके बीच उसको देखना है ऑफिस, जो वो देख नहीं पाएगा, यानी कि एक लंबा एक्शन हो रहा है, लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शन क्या है? वो आपका एक्शन है कि कोई पर्सन है वो अपनी गाड़ी से जा रहा है। ठीक है, अब वो गाड़ी से जा रहा है, तो उस जितनी भी बिल्डिंग्स है वो पीछे हो रही है। जब वो साइड में देखेगा तो बिल्डिंग्स पीछे हो रही होंगी, तो उनमें से एक बिल्डिंग होगी आपकी बिनानी सीमेंट। अब बहुत चांसेस ज़्यादा हैं कि जब वो ड्राइव कर रहा है तो वो देखेगा तो बिनानी सीमेंट उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि या तो बिल्डिंग छोटी होगी या छुपी हुई होगी। तो एक लॉन्ग एक्शन है, तो लॉन्ग एक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस टेंस में है, उसके बीच एक छोटा एक्शन हो गया वो मिस करने वाला। तो जब भी दो एक्शन हो रहे हो जिनमें एक एक्शन लॉन्ग हो और उस लॉन्ग एक्शन के होते हुए कोई छोटा एक्शन हो जाए, क्योंकि ड्राइव तो करता ही रहेगा, ड्राइव करने के बीच में उसको देखना है, तो ड्राइव वाला एक्शन तो होता ही रहेगा, बीच में एक छोटा एक्शन हो जाएगा। तो जो बड़ा लॉन्ग एक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस में होगा, तो ड्राइव डाउन नहीं होगा, ड्राइविंग डाउन होगा। क्या होगा? ड्राइविंग डाउन। ड्राइव करते हुए उसको देखना है, तो करते हुए यानी एक्शन कंटिन्यूअस है, तो ड्राइविंग डाउन द वाइड रोड्स ऑफ बलाड स्टेट, इट इज ईजी टू मिस द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ बिनानी, क्योंकि ये छोटा एक्शन है, ये बड़ा एक्शन है, तो ये भी गलत। अब बचा ये या फिर ये, तो देखते हैं। बिनानी सीमेंट इज द परफेक्ट एंटीथेसिस टू इट्स टू बिग इंडिया इंक पेयर्स। क्या कह रहा है कि जो बिनानी सीमेंट है, जो कंपनी है बिनानी सीमेंट नेम से, वो परफेक्ट एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस क्या होता है? कोई चीज जो ऑपोजिट हो, यानी जो उसके दो, जो उसी सेक्टर में जो दो और बड़ी इंडिया इंक की कंपनी है उसके ठीक ऑपोजिट है बिनानी सीमेंट। मतलब ऑपोजिट का मतलब कि या तो ऑपोजिट वे में वर्क करता है, या तो ऑपोजिट वे में उसका सक्सेस या जो परफॉर्मेंस है वो जा रहा है। तो बिनानी सीमेंट ठीक है, सिंगुलर हमारा नाउन है, तो इज सिंगुलर वर्ब सही है। द परफेक्ट एंटीथेसिस, परफेक्ट क्या होता है? देखो परफेक्ट हम सुपरलेटिव होता है ऑलरेडी,
और सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगाते हैं, तो ये भी सही है। एंटीथेसिस नाउन है, ठीक है। टू बिग इंडिया इंक पेयर्स, इट्स किसके लिए आया है? बिनानी सीमेंट के लिए ही आया है। इट्स, क्योंकि बिनानी सीमेंट सिंगुलर है प्लस नॉन लिविंग थिंग है, तो इट्स बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। ये देख लेते हैं, ब्रज बिनानी, इट्स एक्सट्रीमली लो की फाउंडर हैज केप्ट द कंपनी फ्री ऑन एनी एम्बिशन टू चैलेंज द माइट ऑफ इंडस्ट्री मेजर्स लाइक एसीसी और ग्रासिम। ब्रज बिनानी जो है, जो कि एक बहुत लो की फाउंडर है। लो की मतलब कि जिनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, वो लो वे में काम करते, लो रहते, ग्राउंड डाउन टू अर्थ कह सकते हो। तो डाउन टू अर्थ फाउंडर है ब्रज बिनानी, किनके? इसी बिनानी सीमेंट के। उन्होंने क्या किया है, कंपनी को फ्री रखा है। फ्री मतलब क्या होता है? दूर रखा है। किस चीज़ से दूर रखा है? किसी भी तरह के एम्बिशन से, डिज़ायर से, चाहत से, कि वो जाके जो बड़े बड़े इंडस्ट्री मेजर्स है जैसे एसीसी, ग्रासिम है, उनको जाके चैलेंज करे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ब्रज बिनानी है, उन्होंने कंपनी में ऐसी कोई एम्बिशन को जगह नहीं दी है, ऐसा कोई विश या डिज़ायर को जगह नहीं दिया है, कैसे विश को, कि जाके किसी बड़े कंपनी को चैलेंज किया जाए। उन्होंने बहुत लो की में वे में काम किया है। अब जो फ्री होता है, फ्री, तो हमेशा उसके बाद ऑफ लगता है। फ्री, ऑफ या फिर फ्रॉम भी लगा सकते हो जब किसी को किसी चीज़ से छुटकारा पाने की बात हो। जैसे यहाँ पे क्या है, कंपनी को उन्होंने छुटकारा दिला रखा है, कंपनी को दूर रखा है किस चीज़ से? उस एम्बिशन से। कौन से एम्बिशन से? चैलेंज करने के एम्बिशन से। किसको? इंडस्ट्री मेजर्स के पोजीशन को। तो हमेशा उस टाइम में फ्री ऑन नहीं होगा, फ्री ऑफ होगा, फ्री ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं फ्री ऑफ ऑब्स्टिकल्स, अगर हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा वे में कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं ला रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? फ्री ऑफ डिफ़िकल्टीज, या फिर फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, ठीक है। तो हमेशा फ्री ऑफ जब भी किसी चीज़ को रिमूव करने की बात हो रही हो, छुटकारा दिलाने की बात हो रही हो, या उस चीज़ से दूर रखने की बात हो रही है। तो ये वाला भी गलत था, प्रेपोजिशन का एरर था। तो आंसर क्या था हमारा? सी, ठीक है। सेम पैटर्न का ये भी है, ग्रामेटिकली करेक्ट या मीनिंगफुल, यानी कि जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है हमें उसको ही ढूंढना है, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ पे एरर है। July 20, 2009 began as just another day in the life of Rajiv Lal, the CEO and Managing Director of Infrastructure Development Finance Co. जो दिन था जुलाई 20, 2009 का, वो began as just another day, मतलब किसी और दिन की तरह ही शुरुआत हुई, मतलब नॉर्मल वे में ही शुरुआत हुई। किनके लाइफ में? राजीव लाल के लाइफ में जो ये दिन था जुलाई 20, 2009 का, वो बाकी नॉर्मल डे की तरह ही शुरुआत हुई उस दिन की। और राजीव लाल क्या है? सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस को के, आईडीएफसी के। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हम इसको मार्क करेंगे। बाकी चेक कर लेते हैं। लाल हैपेंड टू गो ऑन अ स्टॉक एनालिस्ट कॉल एंड से दैट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल had downgraded the rating of his company from AAA to AA+, citing delays in raising capital. लाल हैपेंड टू गो ऑन अ स्टॉक एनालिस्ट कॉल, उन्होंने कॉल पे गए, किसके साथ? स्टॉक एनालिस्ट के साथ फ़ोन पे गए, और उन्होंने ये कहा कि जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उस एजेंसी ने लाल के कंपनी की जो रेटिंग है उसको घटा दिया है, AAA से AA+ कर दिया है। क्या कहते हुए? कि डिले हुआ है कैपिटल रेज करने में, ठीक है। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। कैसे? देखो, लाल हैपन टू गो ऑन अ कॉल ही कहते हैं, जब हम किसी कॉल पे जाते हैं तो ऑन अ कॉल कहते हैं, ऑन अ कॉल बिल्कुल सही है। तो ये इस पार्ट में एरर हो सकता था, यहाँ पे ठीक है। टू गो इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी सही है। एंड से, टू गो एंड टू से, एंड के साथ पैरेलल मेंटेन भी हो रहा है। एक तरफ टू गो है, दूसरी तरफ टू, चूंकि कॉमन ले लिया हमने, टू गो टू से बार बार लिखते हैं, तो टू गो एंड टू से लिख दिया, टू कॉमन ले लिया, से ठीक है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैड डाउनग्रेडेड, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी सही है। द रेटिंग ऑफ हिज कंपनी, क्योंकि लाल क्या है? एक मैन है, ठीक है। तो हिज कंपनी लिखा है
फ्रॉम के साथ टू लगता है हमेशा, दो होते हैं ना, एक होता है बिटवीन के साथ क्या लगता है हमारा एंड, फ्रॉम के साथ क्या लगता है हमारा टू, तो फ्रॉम के साथ टू लगा है, ये पार्ट भी सही है। अब ये साइटिंग डिलेज इन रेजिंग कैपिटल, अब ये साइटिंग क्या है, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चूंकि डायरेक्ट लिखा है इस क्लॉज के बाद में, इसका मतलब क्या है कि एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है इसको मॉडिफाई। डाउनग्रेडेड द रेटिंग ऑफ हिज कंपनी साइटिंग डिलेज इन रेजिंग कैपिटल, मतलब कि डाउनग्रेड कर दिया कंपनी को, कंपनी की रेटिंग को, ये कहते हुए डाउनग्रेड किया कि डिले हुआ है रेजिंग कैपिटल में, तो ये कहते हुए किया, ठीक है, डाउनग्रेड, तो साइटिंग आईएनजी कंटिन्यूअस के लिए सही है बिल्कुल, तो ये वाला भी सही है। अ टेलीविजन रिपोर्टर हु वाज ऑन द कॉल, ठीक है, यहां भी देखो ऑन द कॉल लिखा है, हु लगाया किसके लिए, टेलीविजन रिपोर्टर जो कि पर्सन है, तो हु लगाया हमने। पिक्ड इट अप एंड सेंड इट टू द न्यूज रूम, उसने कॉल पिक किया, इट किसके लिए है, कॉल के लिए है, नॉन लिविंग थिंग है तो इट लगा। पिक्ड इट अप, कॉल को ऊपर पिकअप ही करते हैं तो अब ये भी सही है, एंड सेंट इट, भेज दिया उसको न्यूज रूम में। यहाँ भी एंड का पैरेलल स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म पिक्ड है, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंट है। कहाँ भेजा, इट टू द न्यूज रूम, इसमें भी कोई एरर नहीं है। It had an immediate impact on the stock price and stock analyst went into a tizzy, ठीक है, इट हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ पे एन लगा है किसके साथ, इमीडिएट के साथ, क्योंकि वोवेल साउंड है तो ये बिल्कुल सही है। इम्पैक्ट किस पे पड़ा, स्टॉक प्राइस पे पड़ा, तो इम्पैक्ट ऑन होता है, ठीक है, ये भी सही है। एंड स्टॉक एनालिस्ट वेंट इनटू अ टिजी, वेंट इनटू अ टिजी मतलब कंफ्यूजन, घबराहट में चले गए, तो ये फ्रेज है इनटू अ टिजी, तो ये भी सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या है, ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे सही थे, ठीक है, तो ई हमारा इसमें आंसर है, ठीक है। यहां भी हमें वही करना है, डिसाइड विच द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड और मीनिंगफुल और मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली। यहाँ भी हमें वही चीज़ करनी है कि जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको हमें चूज करना है। इट इज़ नॉट अबाउट बेंड द कोरोना वायरस पैंडमिक कर्व, ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ यूज हुई है, इट इज़ नॉट अबाउट, यहाँ भी देख सकते हैं इट इज़ नॉट अबाउट प्रिवेंटिंग जीडीपी ग्रोथ रेट्स फ्रॉम टम्बलिंग। फिर यहाँ पे एक और है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अबाउट द पेन फॉर हॉलोड आउट जॉब मार्केट्स, ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, क्योंकि तीन जगह है, एक जगह बेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एक जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, एक जगह अबाउट के बाद द पेन लिखा हुआ है, नाउन लगा हुआ है। अब तीन में से कोई एक चीज सही होगा। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज नॉट अबाउट बेंड द कोरोना वायरस पैंडेमिक कर्व, मतलब इट इज नॉट अबाउट का मतलब क्या होता है कि ये इस बारे में नहीं है, यानी जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक कर्व है, यानी जो कर्व ऐसे बढ़ रहा है, जो केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, उसको बेंड करने की, उसको नीचे लाने के बारे में ये बात नहीं है। ये सेंटेंस कह रहा है इट इज नॉट अबाउट प्रिवेंटिंग जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम टम्बलिंग, क्यों कह रहा है कि ये बात इस बारे में नहीं है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो टम्बल कर रही है, नीचे गिर रही है, उसको बचाने के बारे में भी नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट द पेन फॉर हॉलोड आउट जॉब मार्केट्स, और जो बात है ये इस बारे में भी नहीं है, किस बारे में, जो पेन है किसका, हॉलोड आउट जॉब मार्केट्स। हॉलोड आउट मतलब एम्प्टी होता है, मतलब जॉब मार्केट्स एम्प्टी है, जॉब्स नहीं है, तो उससे जो पेन हो रहा है लोगों को उस बारे में भी नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अबाउट का है। देखो अबाउट क्या होता है, ये एक प्रेपोजिशन होता है, क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसके साथ हमेशा या तो नाउन आती है या जेरेंड आता है। जेरेंड आपका नाउन प्लस जेरेंड नहीं, नाउन या फिर जेरेंड आता है, तो नाउन या फिर जेरेंड आता है, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो जहाँ पे नाउन है, जहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वहाँ पे तो सही है, यानी इट इज़ नॉट अबाउट प्रिवेंटिंग जीडीपी ग्रोथ रेट्स फ्रॉम टम्बलिंग, ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये जेरेंड है, ठीक है, तो ये सही सेंटेंस है। ये गलत है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बेंडिंग, आईएनजी फॉर्म चाहिए था हमें, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें वर्ब लिखना होता है तो हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम वो वर्ब का नहीं, जेरेंड नाउन का काम करता है। यहाँ पे देखते हैं इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट पेन, अब यहाँ पे नाउन लिखा है, पेन बिल्कुल सही है, बट सेंटेंस के आगे भी एरर हो सकता है। फॉर हॉलोड आउट जॉब मार्केट्स, देखो पेन जो वर्ड है ना,
अगर वो फिजिकल पेन है, चोट हो रहा है, दर्द हो रहा है और किसी जगह पे हो रहा है तो इन लगता है, जैसे पेन इन लेग्स या पेन इन स्टमक, अगर फिजिकल पेन है। बट यहाँ पे जो जॉब मार्केट जो एम्प्टी हो गया, उससे कोई फिजिकल पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, उससे घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, तो इमोशनल या मेंटल पेन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी चीज़ के वजह से हो रहा है पेन, जिससे ये हॉलर और जॉब मार्केट्स है, इसके वजह से पेन हो रहा है, तो हम लिखते हैं पेन ऑफ। जैसे पेन ऑफ सेपरेशन कह सकते हो, किसी से जुदा होने का जो गम है, जो दुख है, तो पेन ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पे पेन फॉर नहीं होगा, पेन ऑफ होगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अबाउट वाला और पेन वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। डी देखते हैं। एट दिस मोमेंट इन इंडिया एंड एल्सवेयर इट इज अबाउट क्रशिंग द फियर इकोनॉमी कर्व क्रिएट बाय द पैंडेमिक। ठीक, क्या कह रहा है कि इस मोमेंट में इंडिया और बाकी जगह भी इट इज अबाउट, अब ये किस बारे में है, क्रशिंग द फियर इकोनॉमी कर्व। जो फियर इकोनॉमी हो, फियर इकोनॉमी मतलब जो डर से जो इकोनॉमी चल रही है, जैसे जब कोविड आया था तो कैसे डर का यूज़ करके काफ़ी लोग अपनी सेल्स बढ़ा रहे थे चीज़ों की, और स्टॉक खत्म हो जा रही थी। जो फियर इकोनॉमी कर्व है, जो फियर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, उसको ख़त्म करना है, उसको क्रश करना है। और फियर इकोनॉमी कर्व किसने क्रिएट किया, पैंडेमिक ने क्रिएट किया है। तो इकोनॉमी कर्व क्रिएट नहीं, क्रिएटेड, फियर इकोनॉमी कर्व क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक। क्योंकि हमने एक पहले के क्लास में पढ़ा था कि जब किसी नाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाती है और वो वर्ब नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, तो या तो वो आईएनजी या फिर आपकी ईडी फॉर्म में होती है, बट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, हमें ईडी वाला फॉर्म चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कर्व नहीं होगा, सॉरी कर्व को मैंने कर दिया यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, कर्व नहीं होगा, क्रिएट होगा। ये पूरा इकोनॉमी कर्व नाउन है, क्रिएट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, क्रिएट नहीं होगा, क्रिएटेड होगा। क्योंकि क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, यानी कर्व के बारे में ही और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि वो वाला फियर इकोनॉमी कर्व जिसको पैंडेमिक ने क्रिएट किया। तो जब भी नाउन के बाद कोई वर्ब हो और वो वर्ब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो वो हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में होता है या फिर थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म में होता है। तो ये भी गलत, तो हमारा आंसर था ये वाला सही। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, देख लेते हैं क्या है पैटर्न। इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विथ 4 वर्ड्स हाईलाइटेड इन बोल्ड फॉलोड बाय ऑप्शंस दैट प्रोवाइड अ रिप्लेसमेंट फॉर ईच वर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हाईलाइटेड है और ऑप्शन में इन वर्ड्स का रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंसिडरेटली दिया है, तो कंसिडरेटली का कंसिडरेबली रिप्लेसमेंट दे रखा है, अमाउंट का क्वांटिफाइड रिप्लेसमेंट दे रखा है। आगे देखते हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द वर्ड दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड विथ इट्स एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट। यानी कि इन 4 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड गलत है जो हमें रिप्लेस करना है, तो इन ऑप्शंस में से हमें वो करेक्ट रिप्लेसमेंट उस वर्ड का ढूंढना होगा। इफ़ ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर करेक्ट, अगर सारे के सारे चारों ही वर्ड्स हाईलाइटेड है जो करेक्ट है, एंड नन नीड रिप्लेसमेंट, नन नीड टू बी रिप्लेस्ड, किसी को भी रिप्लेसमेंट की रिप्लेस होने की ज़रूरत नहीं है, और इफ़ द इनकरेक्ट वर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड विथ एन एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट, या फिर इनकरेक्ट वर्ड जो है उसका रिप्लेसमेंट एप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे, तब नन ऑफ द अबव हमें आंसर चूज करना है। ठीक है, यानी कि ओके, फिर से हो रहा थोड़ा मैल फंक्शन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलो इसको समझा मैं देता हूँ एक बार में। क्या कह रहा था इसमें कि ये क्वेश्चन है, सेंटेंस है, इसमें 4 आपके वर्ड्स बोल्ड है, उनमें से एक वर्ड कोई गलत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो अगर आपको कोई वर्ड गलत लग रहा है तो उस वर्ड और उसका जो रिप्लेसमेंट है वो आपको, जो सही रिप्लेसमेंट है वो सही करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडर्न टर्की ब्रीडिंग एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैव कंसिडरेटली रिड्यूस्ड फॉर बोथ द अमाउंट ऑफ फीड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पाउंड ऑफ टर्की मीट। यानी कि जो मॉडर्न टर्की ब्रीडिंग और फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, जो जिस तरह से आज मॉडर्न ज़माने में टर्की को ब्रीड किया जाता है, फार्म किया जाता है, जिस टेक्निक से, जिस प्रैक्टिसेस से, उन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है, घटा दिया है किसको, एक तो अमाउंट ऑफ फीड को, जो कि चारा लगता है टर्की को खिलाने में, वो चारा कम लगता है, अमाउंट ऑफ फीड कम लगता है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पाउंड ऑफ टर्की मीट, और 1 पाउंड टर्की मीट प्रोड्यूस करने में जो टाइम लगता है वो भी घट गया है।
तो यहाँ पे क्या गलत था हमारा, कंसिडरेटली गलत था। कंसिडरेटली का मतलब होता है कि कोई काम को ऐसे करना कि आप दूसरों के फीलिंग्स को समझ के कर रहे हो, यानी कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए या उनको कोई वो ऑफेंड ना हो जाए, तो ये बात ध्यान में रखते हुए कोई काम कर रहे हो। बट यहाँ पे वैसा कोई मीनिंग नहीं आ रहा है कि जो टर्की ब्रीडिंग और फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो लोगों की फीलिंग को ध्यान में रख के दोनों का जो अमाउंट है फीड का और जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको घटा रही है। कहने का मतलब ये था कि काफ़ी हद तक घटा रहे हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में घटा रहे हैं। तो कंसिडरेटली नहीं, कंसिडरेबली, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो हमारा आंसर था इसमें ये कि आज के जो टर्की ब्रीडिंग और फार्मिंग प्रैक्टिस है उन्होंने काफ़ी मतलब हद तक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट में दोनों ही चीज़ों को घटा दिया है, फीड को भी कि कितना चारा लगता है और टाइम को भी घटा दिया, जितना टाइम लगता था पहले एक पाउंड टर्की मीट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है कि in the question below, a sentence is given divided into three parts, one out of which one or more parts may contain an error. एक सेंटेंस दिया है जो 3 पार्ट्स में है, 3 में से किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है। फ्रॉम द ऑप्शंस चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड विद द फ्रेजेस प्रोवाइडेड बिलो। अब यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट्स में सेंटेंस डिवाइडेड है। इन पार्ट्स में एरर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनके रिप्लेसमेंट यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3। हमें ऑप्शंस में से वो वाला पार्ट चूज करना है जो हमें लग रहा है कि करेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। जिससे अगर हमें लगता है कि ए पार्ट में एरर है तो हम यहाँ से ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो हम चूज करेंगे ओनली ए एंड बी। ठीक है, सॉरी, अगर हमें लग रहा है कि ए में भी एरर है बी में भी एरर है तो हम ए को हमें इससे रिप्लेस करना चाहते हैं, बी को हम 2 से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम ए बी करेंगे। उसी तरह से अगर ए हमें लग रहा है कि ए में एरर है, सी में एरर है तो हम सी वाले पार्ट को चूज करेंगे। हमें लग रहा है बी में एरर है, सी में एरर है, तो हम बी वाले पार्ट को करेंगे। मतलब कि हमें एरर वाला पार्ट चूज करना है और हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या उसका करेक्शन क्या है। ठीक है, हम करेंगे साथ में तो एक बार क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, differences between these 5 groups and their topographical and demographic features do exist but they are insignificant for the scope of this paper। कह रहा है कि जो 5 ग्रुप्स और उनके टोपोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल फीचर में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट इनसिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है इस पेपर के स्कोप के लिए, जितना इस पेपर का स्कोप है, जो लिमिट है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच की बात हो रही होती है तो हम बिटवीन नहीं अमंग लगाते हैं। बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा, क्योंकि अमंग इज फॉर मोर देन 2। अगर 2 है तो बिटवीन। तो हम देखें एक के बाद गए यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अमंग लगा है, तो ये सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को करना था हमें यहाँ पे देखना था गलत है, उसका सही रिप्लेसमेंट अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो आंसर हो जाएगा। तो हमें पता है कि ए में तो है गड़बड़ी है, तो हम ए वाला कर लेंगे, ओनली ए एंड बी। बी वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां से एलिमिनेट हो गया है। अब देखते हैं, देयर टोपोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक फीचर्स, ये सही है। इसका रिप्लेसमेंट क्या दे रखा है यहाँ पे लिखा है देयर, THERE। अब देखो THERE जो होता है वो हमें किसी की पोजीशन को बताने के लिए बोला। जैसे देयर इज अ कैट, कैट वहाँ पे है, देयर वेर 5 बॉयज़, वहाँ पे 5 बॉयज़ थे। लेकिन हमें इन 5 ग्रुप्स के टोपोग्राफिकल और डेमोग्राफिक फीचर्स की बात करनी है। मतलब फीचर्स किनके हैं, इन ग्रुप्स के ही हैं। तो ओनरशिप की बात हो रही है, फीचर्स के ओनर कौन है, ये ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे देयर सही है, तो 2 वाला गलत है। ठीक है, तो ए होगा, बी नहीं होगा। बी नहीं होगा तो ओनली बी एंड सी, और ऑल ABC वाला गलत हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें ए बी और ए सी में देखना है। ए बी तो वैसे भी गलत हो गया, तो बचा क्या, ए एंड सी। यानी कि अब हमें ए और सी में एरर देखना है बस, क्योंकि बी में नहीं है, बी में एरर नहीं है। तो हमारे कितने ऑप्शंस हो गए, एलिमिनेट।
अगर बी में एरर नहीं है तो बी वाला ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। नो करेक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि करेक्शन हमें चाहिए, यहाँ पे बिटवीन का अमंग चाहिए, करेक्शन तो चाहिए। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बचा क्या, ओनली ए एंड सी। तो हमें क्या था, बी का अगर हम ढूंढ लेते पहले, बी पहले देख लेते तो हमें सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हो जाते, सारे नहीं, दो होते, ऑल करेक्शन वाला रहता। तो ए बी से हमें हमारा आंसर मिल गया। ए और सी है, सी में क्या है, सी में एरर देखो क्या है, डू एग्जिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, डू एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या होता है, एग्जिस्ट हमारा है सिंगुलर वर्ब। किसके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो थोड़ा पीछे जाते हैं, इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन दीज 5 ग्रुप्स एंड देयर टोपोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक फीचर्स डू एग्जिस्ट। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है डिफरेंसेस, जो कि प्लूरल नाउन। यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एग्जिस्ट, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है डू एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। अभी हम बिटवीन को अमंग कर देंगे, वैसे सही में अमंग है करेक्ट में, तो अमंग भी प्रेपोजिशन है। जो ये है दीज 5 ग्रुप्स और देयर टोपोग्राफिकल डेमोग्राफिक फीचर्स, वो इस अमंग के ऑब्जेक्ट है, अमंग का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं बना, सब्जेक्ट क्या बना, यही बना। ये जो डू एग्जिस्ट है, डू हम यूज कर रहे हैं एम्फेसाइज करने के लिए कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। तो डू एग्जिस्ट सिंगल प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब चाहिए थे, तो हमें एग्जिस्ट होता, डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, ई हमें चाहिए था बिटवीन को अमंग करना था, इसमें डू को एग्जिस्ट से डू को एग्जिस्ट करना था, एग्जिस्ट से एग्जिस्ट। तो ए एन सी में था, तो हमारा ए एन सी वाला आंसर सही हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते। ये एक नया पैटर्न है, देखते क्या, रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल एरर्स इन इट। द एरर्स इफ एनी विल बी इन 2 ऑफ द फ्रेजेस ऑफ द सेंटेंसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दोस पार्ट्स विल बी द आंसर, ठीक है। If no part in the sentence has an error, then mark no error as your answer. Consider part E involved as grammatically correct. ठीक है, यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है 5 A B C D E 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट E करेक्ट है आपका, इसलिए बोल्ड किया हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। बाकी में से किसी 2 पार्ट्स में एरर है, 2 पार्ट में एरर है, 2 जगह आपको एरर ढूंढना है, और जिन 2 पार्ट्स में है उस पार्ट का आपको कॉम्बिनेशन आंसर करना है। तो देखते हैं, there are leaders outside of the parliament whom escape prosecution because they have been granted immunity by their own governments। क्या कह रहा है कि लीडर्स है बाहर पार्लियामेंट के, जो कि प्रोसिक्यूशन यानी कि उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हम, केस नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है उनके अपने गवर्नमेंट से, ठीक है। एरर कहाँ पे, देर आर लीडर्स आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट whom escape। देखो यहाँ पे whom नहीं होगा, who होगा, क्योंकि हमें who क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, और escape वर्ब है, हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए जो कि who बनेगा, ठीक है। तो who आना चाहिए यहाँ पे। देर आर लीडर्स आउटसाइड द पार्लियामेंट who escape, कौन escape करता है, लीडर्स करते हैं। तो हमें अब हमने पहले पढ़ा था कि डैट लगा हो, विच लगा हो, who लगा हो, ये रेफर किसको कर रहा हो, लीडर्स को ही कर रहा है। कौन से लीडर, जो आउटसाइड है पार्लियामेंट के, हु एस्केप, तो लीडर्स जो एस्केप करते हैं, तो सब्जेक्ट वही है, हु सब्जेक्ट है, तो एस्केप प्रोसिक्यूशन बिकॉज दे। अब यहाँ पे हैव बीन ग्रांट है, हैव बीन के साथ हमेशा पैसिव वॉइस वाला कंस्ट्रक्शन है, तो हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ग्रांट नहीं होगा, ग्रांटेड होगा, दे हैव बीन ग्रांटेड इम्यूनिटी। तो डी में एरर है हमारा, ठीक है। तो किस में, बी और डी में, तो बी डी एरर पार्ट में आ गया। अब इसमें क्या करना था, अगर आपको एक पार्ट में नहीं मिल रहा होता, अगर आपको डी वाले पार्ट में भी मिल गया होता एरर, तो आप डी के थ्रू ही या बाकी सबको एलिमिनेट कर देते, क्योंकि किसी में भी डी नहीं था, और नो एरर तो होता नहीं क्योंकि डी में ही एरर मिल गया था। तो उस तरह से भी आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। तो मेंस में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, प्री वाले ही होते हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ो, ऑप्शंस को देखो, और उससे आप करेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। मेंस लेवल का था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा लेंदी हो गए थे क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस भी लेंदी होते हैं, हमें मेंस भी साथ में करते रहना चाहिए।
यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर अभी से मेंस के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो अब एकदम से आप पे वो प्रेशर नहीं आएगा जो प्री के बाद आने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मेंस का भी बीच बीच में क्लासेस कर लेंगे। अब अगर आप में से किसी को भी मॉक्स की, पीडीएफ की, वीडियो कोर्सेज की ज़रूरत है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो या फिर मॉक्स के थ्रू अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो, टाइम घटाना चाहते हो, क्वेश्चंस देखना चाहते हो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी लोहड़ी सेल चल रहा है हमारा, ठीक है। कूपन कोड आप लगाओगे लोहड़ी, LOHRI लोहड़ी, तो आपका वहाँ पे 2x यानी कि डबल वैलिडिटी प्लस 20% ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो एक सेल की बात होगी, लोहड़ी सेल की। अगर आपको कोई भी रिसोर्स हो, मॉक टेस्ट लेना हो आपको, फिर आपका PDF लेना हो आपको, वीडियो कोर्स लेना हो, तो आप इस कोड का यूज़ करके डबल वैलिडिटी प्लस 20% ऑफ आप ले सकते हो। LOHRI लोहड़ी यूज़ करना है आपको। एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि अब SBI क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट आ गया है, ठीक है। जैसे हर बार आता है तो लाइव टेस्ट इस बार भी है क्लर्क प्रीलिम्स का। ये लाइव टेस्ट फ्री होता है, तो आप सब दे सकते हो इस लाइव टेस्ट को, और आपको देना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देंगे। तो इस लाइव टेस्ट के थ्रू आप अपना अच्छी तरह से परफॉर्मेंस अपना आप एनालाइज कर सकते हो, रैंक देख सकते हो, अपना परसेंटाइल देख सकते हो कि बाकी जो मतलब एस्पिरेंट्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परसेंटाइल कहाँ लाइक कर रही है, कितना आपको बढ़ाना है, कहाँ पे गलत हो रहा है। बहुत आपको डेटा यहाँ मिलता है SBI क्लर्क प्रीलिम्स वाले जो लाइव टेस्ट है उससे मिलेगा, जिसका आप बेनिफिट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप देख सकते हो कहाँ पे मैं किन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकता हूँ, कहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। फिर जब आपकी परसेंटाइल बढ़ेगी तो आपको बेनिफिट रियल एग्जाम में होगा। तो ये जो क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट है ये तो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जनवरी 14 यानी कल शाम 5 बजे से ये लाइव हो जाएगा। कल शाम 5 बजे से लाइव होगा और अगले दिन सुबह 10 बजे तक लाइव रहेगा, यानी शाम 5 से सुबह के 10 बजे तक, ठीक है। यानी कि कल जनवरी 14 के 5 बजे से आप ये दे सकते हो, अगले दिन जनवरी 15 के मॉर्निंग के 10 बजे तक। तो आप बिल्कुल दो लाइव टेस्ट, और ये वीकली लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि कल होगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक होगा, फिर नेक्स्ट वीक होगा, तो हर वीक होगा। तो जब आप हर वीक लाइव टेस्ट दोगे तो आप एक बेटर वे में अपना जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो मेज़र कर पाओगे। तो ये लाइव टेस्ट आप सब लोग बिल्कुल देना, कल वाला जरूर दे देना, 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह के 10 बजे तक होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपके कोई डाउट्स हो, आपकी कोई रिकमेंडेशन हो, ठीक है, क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।